मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। ऑल ऑफ यू आर वेरी हैप्पी टुडे। और मैं अमित इवनिंग क्लासेस से जुड़ा हुआ हूं। ये हमारी अपनी क्लासेस है और हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा और बहुत कुछ समझा। उसके बाद हम लोगों ने यह निश्चय किया कि ग्रामीण क्षेत्र से भी हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाएं और इसलिए हम लोगों ने एजुकेशन के सेक्टर में रेवोल्यूशन लाने का एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। लेकिन इस कदम में हम लोगों को कितनी सफलता मिलती है, ये सब आप जितने भी मुझे देख पा रहे हैं, ये सब आप सबके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जितने भी शिक्षक हैं वो सारे शिक्षक आपको बेहतर तरीके से आपको पढ़ाएंगे। और ख़ास करके अब मेरे नाम से तो आपको पता है कि मेरा नाम रवि सर है और मैं इसी यूट्यूब चैनल से आप लोग को मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। सो बाय द वे माय नेम इज़ रवि राय और मैं आप लोग को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो आज मैंने पहला वीडियो जो है आप सभी के लिए बनाया हुआ है, इसलिए ये आज के फर्स्ट वीडियो में मैं चाहता हूँ कि आप सभी के सामने मैं इंग्लिश का जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को मैं डिस्कस करूँ। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि वे बच्चे जो क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं उन सारे बच्चों के लिए मैंने ये सिलेबस लाया है। और एक बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि मुझे 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में और 7 इयर्स में मैंने एक चीज़ सीखा कि अगर इफ़ यू वांट टू गेट दी हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स को पाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए। देखिए, मैं बार बार बच्चों को एक ही बात बताता हूँ, पढ़ना एक अलग चीज़ है लेकिन सिलेबस के अनुसार पढ़ना ये दूसरी चीज़। अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फुली फोकस ऑन एंटायर सिलेबस। आपका पूरा जो फोकस होना चाहिए सिलेबस पर होना चाहिए। अगर आप सिलेबस के अनुसार यदि पढ़ते हैं तो आप ऑफ कोर्स 100 अप टू 100 या इसमें आप ला सकते हैं। तो आज के इस फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पूरे सिलेबस को मैं समझाऊंगा, किसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही साथ में मेरे पढ़ाने का अप्रोच क्या होगा। तो आइए समय को विलम्ब न करते हुए हम लोग इस सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। एक एक चीज़ को हम लोग बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। हर एक चीज़ हमें बेहतर तरीके से समझना है, क्योंकि सिलेबस का मतलब है बच्चों, एंड दिस इज़ द बैकबोन ऑफ एनी सब्जेक्ट। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। हर एक सब्जेक्ट की जो सिलेबस होती है वह दरअसल वो बैकबोन होती है। तो इंग्लिश की जो सिलेबस है पहले इसको हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद इसमें आपके सिलेबस के अनुसार आप सभी के पास मेरा एक एक वीडियो आपके पास पहुंचेगा और बेहतर तरीके से आपकी इस YouTube चैनल से तैयारी होगी। ये मैं आगाज़ करता हूं और मैं आपको एश्योर भी करता हूं कि मेरे चैनल पर आकर जो इंग्लिश पढ़ेंगे 100 अप टू 100 के लिए मेरा पूरा एफर्ट है। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और एक एक चीज़ को बारी बारी से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सिलेबस, और ये किसका सिलेबस है बच्चों? तो ये इंग्लिश का सिलेबस। देखिए करने वाले ने क्या किया, उसने कहा कि देखिए आपका ये इंग्लिश का सिलेबस है और इस इंग्लिश के सिलेबस को मैं 3 सेक्शन में बांट देता हूँ। तो उसने 3 सेक्शन में इंग्लिश के सिलेबस को बांटा और उसने कहा कि देखिए आपके सिलेबस में आपका जो पहला सेक्शन होगा वह दरअसल प्रोज का होगा। फिर उसी ने कहा कि इसमें दूसरा जो सेक्शन होगा वह दरअसल आपका पोइट्री का होगा। और तीसरा सेक्शन जो उसने रखा, उसने कहा कि देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी हम रखेंगे। तो बेसिकली आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को 3 पार्ट में उसने डिवाइड किया। फर्स्ट को उसने कहा कि प्रोज है, सेकंड को उसने कहा पोइट्री है और थर्ड को कहा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके आपकी जो रेनबो पार्ट 2 की बुक
इसी तीनों सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और सेक्शन है जो कि ग्रामर सेक्शन है, तो ग्रामर सेक्शन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी मैं ग्रामर सेक्शन पर भी मैं आऊँगा और उस ग्रामर सेक्शन के बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो देखिए सिलेबस जो है 3 पार्ट में बांटा गया। पहले का नाम उसने रखा कि भाई आपका नाम रखेंगे, उसने कहा कि हम आपको प्रोज कहेंगे। सेकंड को उसने कहा कि पोइट्री है, और थर्ड को कहा कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रोज। प्रोज में मैक्सिमम आपके 11 चैप्टर पढ़ना है, 11 चैप्टर के बारे में आपको स्टडी करना है, और एक एक चीज़ को मैं बेहतर तरीके से आपको बताऊंगा। उसने प्रोज का मतलब बच्चों होता है जिसमें आपकी स्टोरी दी गई है और बहुत सारे ऑटोबायोग्राफीज आपके दिए गए हैं, उन सब के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोज वाला जो सेक्शन है, इसमें एक एक जो है लेसन का नाम दिया गया है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि प्रोज में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए प्रोज की अगर आप बात करते हैं मेरे बच्चों, तो प्रोज में आप देख रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, और आपके एग्ज़ाम में इस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव से पूछ लिए जाते हैं, और कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं आपके सब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मेरे बच्चों, इसे मैं इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, इसको लिखने वाले जो पर्सन है उनका नाम महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने इस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखा हुआ है। दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि जब हम अपने बारे में कुछ लिखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो महात्मा गांधी ने इस चैप्टर में बेसिकली इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में बताया है। इसमें उन्होंने ये बताया है कि आवर सिविलाइजेशन इज सुपीरियर टू अदर सिविलाइजेशन। हमारी जो सभ्यता है वह अन्य सभ्यता से बिल्कुल सुपीरियर है। इसमें उन्होंने कंपेयर किया है, 2 प्रकार के सिविलाइजेशंस को उन्होंने कंपेयर किया है। पहली जो सिविलाइजेशन है उसको उन्होंने बताया कि देखिए हमारी सभ्यता है, जिसका नाम उन्होंने रखा है इंडियन सिविलाइजेशन, एंड दूसरी जो सभ्यता का कंपेयर किया है वह दरअसल वेस्टर्न कल्चर है। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर किया है, और साथ ही साथ में जब इस पूरे चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि हाउ कैन वी से दैट आवर इंडियन सिविलाइजेशन इज सुपीरियर टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वह वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। तो दरअसल इसमें पहला जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सेकंड जो है मेरे बच्चों वो पढ़ना है आपको भारत इज माई होम। आप सभी को पता होगा कि भारत इज माई होम को जो लिखने वाले हैं वह दरअसल डॉक्टर जाकिर हुसैन है। उन्होंने इसमें बताया है कि भारत इज माई होम, पूरे एंटायर जो भारत है उसको होम की तरह देखते हैं, एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं, और यहाँ के जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को वो बताते हैं कि ऑल द पीपल ऑफ दिस नेशंस आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय फैमिली मेंबर्स। उनका ऐसा मानना है, और देश के प्रति उनकी पूरी डेडिकेशन है और पूरी श्रद्धा के साथ में वो काम करते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है। इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे जो लोग हैं वो सारे लोग मेरे फैमिली मेंबर के जैसे हैं। दे आर जस्ट लाइक माई फैमिली मेंबर्स। हालांकि इसको जब पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें एक एक चीज़ को हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। और हालांकि एक बात और भी समझ लीजिए कि मेरे टीचिंग का जो अप्रोच होगा, टीचिंग का जो अप्रोच होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा। मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, क्योंकि मेरे पढ़ाने का जो अप्रोच होगा वह दरअसल कंसेप्चुअल अप्रोच होगा। मैं किसी भी चीज़ को कंसेप्ट के आधार पर मैं आपको पढ़ाऊँगा। जैसे मान लीजिए कोई भी चैप्टर मैं शुरू करूँगा बच्चों, तो सबसे पहले वो कंसेप्ट के आधार पर
मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा, एक एक लाइन को मैं डिस्कस करूंगा, एक एक वर्ड मीनिंग को मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद उससे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे देख लीजिए 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एमसीक्यू का मतलब क्या है मेरे बच्चों, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसे आप शॉर्ट क्वेश्चन भी या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप बोल सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर से पूछे जाएंगे, तो मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा और एक एक लाइन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रश्न आएंगे और उस प्रश्न को आप कैसे रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरा जो अनुभव है कि कोई भी चैप्टर यदि आप पढ़ लेंगे और उसका क्वेश्चन और आंसर आपको करना हो तो विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर में होना चाहिए। अगर 2 से 3 सेकंड के अंदर में अगर हो जाता है तो फिर आपका कंसेप्ट, योर कंसेप्ट इज क्लियर, आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर के बाद में आप देख पा रहे हैं थर्ड जो चैप्टर है वह दरअसल आपका पिंच ऑफ स्नॉफ। पिंच ऑफ स्नॉफ के बारे में भी पढ़ना है, मनोहर मालगुनकर का लिखा हुआ है और इसके बारे में भी मैं आप लोग को डिस्कस करूंगा। इसके मेन थीम, इसके जो स्टोरी है, उन सब के बारे में मैं एक एक चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा। फोर्थ जो चैप्टर है उसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। इसे भी हम लोग पढ़ेंगे, मार्टिन लूथर किंग का लिखा हुआ है और एक एक चीज़ को हम लोग बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। फिफ्थ जो चैप्टर है वो है आपका आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और सिक्स जो चैप्टर है मेरे बच्चों उसका नाम द आर्टिस्ट है। इसमें आर्टिस्ट के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में बेसिकली आपको ये पढ़ना है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एन आर्टिस्ट इन द लाइफ ऑफ एवरीवन। एक आर्टिस्ट का क्या रोल होता है, एक व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ आर्टिस्ट, एक कलाकार का क्या मतलब होता है। इस चैप्टर में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि आर्टिस्ट इज एसेंशियल फॉर आवर सोसाइटी। एक जो कलाकार है वह हमारे सोसाइटी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। कलाकार कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक खास व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति ही कलाकार होगा, कोई भी व्यक्ति आपका कलाकार हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये बेसिकली पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ आर्टिस्ट इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में आर्टिस्ट का क्या रोल है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला जो चैप्टर है मेरे बच्चों देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये है आपका चाइल्डिश बॉन्ड। इसमें हमें पढ़ना है अ चाइल्डिश बॉन्ड। हाउ फ्री इज़ द प्रेस के बारे में पढ़ना है। प्रेस का तो मतलब आप समझ रहे हैं, ये हाउ फ्री इज़ द प्रेस, इसमें ये आपको पढ़ना है कि प्रेस का जो रोल है वह बेसिकली किसी भी नेशन के लिए क्या होता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रेस फॉर एनी नेशन, कोई भी राष्ट्र है उसके लिए प्रेस का क्या रोल होता है, इन सब के बारे में हम लोगों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका द अर्थ है। आगे अगर पढ़ें तो इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। और फाइनली जो आपका चैप्टर है वह दरअसल मैरिज प्रपोजल है। मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं मेरे बच्चों ये मैनेज लिख लिया है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए सॉरी फॉर दिस एक्टिविटीज़। यहाँ पर दरअसल आपका होना चाहिए अ मैरिज प्रपोजल। तो ये मैरिज प्रपोजल भी पढ़ना है और ये बहुत अच्छी स्टोरी है। इसमें आप जब पढ़ेंगे ना तो कैसे प्रपोजल को जो है एक दूसरे के पास भेजा जाता है, और इस स्टोरी के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्रपोजल। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रपोजल का मतलब भी पता नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को जब हम स्टडी करेंगे, जब उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो एक चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, प्रपोजल आपको समझ में आ जाएगा और प्रपोजल को लेकर फिर कोई समस्या आपके दिमाग में नहीं होने वाली है। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपका जो प्रोज सेक्शन है मेरे बच्चों, उस प्रोज सेक्शन में ये 11 चैप्टर आपको पढ़ना है ना।
और एक एक चीज़ को हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कोई चैप्टर आपसे छूटेगा नहीं। और आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सर ये मुझे चैप्टर समझ में नहीं आया। मैं पूरी उम्मीद के साथ 7 इयर्स का एक्सपीरियंस, आई हैव 7 इयर्स एक्सपीरियंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें 7 इयर्स का एक्सपीरियंस। मुझे पता है कि किस बच्चे को किस तरीके से कन्विंस करना है, ये चैप्टर उनको बेहतर तरीके से कैसे समझ में आएगा। इसलिए घबराने और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक एक चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा और कोई भी बच्चा बिल्कुल परेशान नहीं होगा, उसे मज़ा आएगा जब उस चैप्टर को आप पढ़ेंगे। तो बेसिकली प्रोज में जो है आपको 11 चैप्टर के बारे में स्टडी करना है और खूब बेहतर तरीके से हम लोग करेंगे। आगे यदि हम बढ़ जाते हैं पोइट्री सेक्शन है, इस पोइट्री सेक्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि जो आपका प्रोज सेक्शन है, उस प्रोज सेक्शन में आपको क्या पढ़ना है, उसमें 11 चैप्टर के बारे में स्टडी करना है। उसी प्रकार से आपका जो सेकंड सेगमेंट है वह दरअसल आपका पोइट्री। जैसे पोइट्री में आपका जो फर्स्ट चैप्टर दिया गया है, ये दरअसल स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना, ये चैप्टर है, मिस्टर जॉन डॉन का ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में उन्होंने लव का मतलब बताया हुआ है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लव इन आवर लाइफ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लव का मतलब नहीं समझ पाते, लव का मतलब उनका कुछ अलग ही होता है। जैसे मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है आज के समय में, या मोस्ट ऑफ द जो एस्पिरेंट्स है, वह एक्चुअल में लव का मतलब नहीं समझ पा रहे। उससे लव का मतलब वो समझ रहे हैं मोबाइल एक दूसरे को देना और एक दूसरे से लेना और बातें करना है, दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लव। तो इनफैक्ट ये आपका लव का मतलब नहीं। जब इस पोएम को हम लोग पढ़ेंगे तो इस पोएम को पढ़ने के बाद आपको ये दरअसल लगने लगेगा कि लव का एक्चुअल में मतलब क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लव इन आवर लाइफ, है ना। ये मिस्टर जॉन डॉन ने लिखा हुआ है। सेकेंड जो चैप्टर है वह दरअसल जो है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। थर्ड की अगर बात करें तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट है। फोर्थ की अगर बात करें तो ऑट टू ऑटम है। फिफ्थ में एन इपातफ है और सिक्स में जो है द सोल्जर है। ये सारे पोएम आपको पढ़ने हैं क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अभी तक आपकी एग्जाम का जो पैटर्न उसने रखा, उसने 2 ही पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा और ख़ास करके जो बुक से क्वेश्चन उसने पूछा, एक तो आपके जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरी बात वो क्या करता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेगा। और उसने तीसरा जो सेगमेंट रखा जिसमें वो प्रश्न आपसे पूछता है, जैसे पोइट्री से वो क्या करेगा कि आपका मान लीजिए कि पोइट्री का कोई लाइन दिया गया है, तो वो करता क्या है कि बीच से कोई लाइन उठा देगा और वहाँ से वो आपको कहेगा एक्सप्लेन करने के लिए, और साफ शब्दों में लिखा हुआ आता है, उसमें लिखा रहता है एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में उसे जवाब देना है। खैर मैं एक एक चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा क्योंकि सिर्फ मैं वादा नहीं करता हूँ बल्कि उस वादे को मैं निभाता भी हूँ। तो इसलिए आप लोग बने रहें। द सोल्जर 7 जो है उसका नाम मैकाविटी है। द मिस्ट्री कैट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। इसमें एक कैट की स्टोरी बताई गई है और इस कैट के माध्यम से सिस्टम के ऊपर असल्ट किया गया है। सिस्टम के ऊपर बताया गया है कि एक करप्ट जो सिस्टम है उसमें कैसे लोग काम करते हैं और साथ ही साथ में उस सिस्टम से अगर चेंज करना है तो कैसे हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोएम है फायर हाइमेन है, स्नेक के बारे में भी बताया गया है और माई ग्रैंड मदर हाउस। सबसे इम्पोर्टेंट जो पोएम है मेरे हिसाब से वह दरअसल आपका माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है इसमें पोएम है। इस पोएम के पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि एक ग्रैंड मदर और उसकी जो निस है भतीजी जो है उसके आपस में क्या रिलेशन है। रिलेशन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा और बहुत बेहतर तरीके से आपको समझना भी पड़ेगा क्योंकि आज के समय में जो यंग जनरेशन है वह कहीं ना कहीं रिलेशन को धीरे धीरे वो लोग भूल रहे हैं, कहीं ना कहीं रिलेशन से वो धीरे धीरे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस पोएम को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि रिलेशन का मतलब क्या है,
व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रिलेशन इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में रिलेशन का क्या मतलब हो सकता है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो मैं एक एक लाइन को मैं डिस्कस करूंगा। और एक बात आप हमेशा याद रखें, मैं इंग्लिश जो पढ़ाता हूँ उसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने की भी कोशिश करता हूँ। ये नहीं कि पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर दिया, हमने क्वेश्चन आंसर कर दिया एटसेट्रा सब चीज़ हो गया, नहीं, चीज़ों को मैं जोड़कर आपको मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा हुआ, तो जब इस पोएम को आप पढ़ेंगे तो इस पोएम में बेसिकली बताया गया है लव के बारे में, प्यार के बारे में बताया गया है। जैसे पहला जो लाइन है उसमें लिखा क्या, उसने उस पोएट ने लिखा कि द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर द अवेयरनेस ऑफ दी। अब इसको लिखने का मतलब क्या है, मेन थीम उसने क्या लिखा उसकी अपनी एक बिलॉव रहती है, उसकी अपनी एक प्रेमिका रहती है जिसका नाम एनी मॉरे रहता है। उसे बिना बताए वो किसी टूर पर चला जाता है, किसी यात्रा पर चला जाता है, और इसको लेकर कन्फ्यूजन होती है कि मिस्टर जो जॉन है वह यात्रा पर चला गया है, बिना बताए तो उसे परेशान हो जाती है, इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वह कुछ कह नहीं सकती है। शी वॉज नॉट एबल टू अटर इवन ए सिंगल वर्ड, वह पूरी तरीके से ग्रीफ साइलेंट में चली जाती है। और आजकल की तरह मोबाइल वगैरह तो रहता नहीं है कि मोबाइल से तुरंत क्या करेंगे कि फ़ोन कर देंगे, ऐसा है नहीं, मोबाइल से मैसेज कर देंगे, ऐसा इसमें नहीं था। लेकिन वो उसे याद करती है और उसे बताती है कि तुम कहाँ हो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आई एम इन अ ग्रेट ट्रबल ड्यू टू यू, आपके कारण मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो उसे वह समझाता है कि मैं कहीं दूर नहीं गया हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। इसलिए देखिए लव की अगर आप बात करते हैं तो इस पोएम में फीलिंग्स बताया गया है कि भाई एक्चुअल में लव का मतलब क्या है, वो फीलिंग्स से जोड़ कर बताया गया है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखें कि इस चैप्टर को जैसे ही मैं आपको पढ़ाऊँगा इस पोएम को, तो पढ़ाने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ को भी मैं चीज़ों को जोड़ूंगा। और जब प्रैक्टिकल लाइफ से चीज़ें जब जुड़ जाएंगे तो फिर वो चीज़ें हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो फिर वो जॉन डन जो है उसे समझाता है कि मैं कहीं दूर नहीं गया हूँ, मुझे महसूस करो कि मैं तुम्हारे पास ही मौजूद हूँ। ऐसा तुम्हें समझने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं कहीं दूर चला गया हूँ, मैं कहीं दूर नहीं गया हूँ। और उसे वो लास्ट में भी कहते हैं कि देखिए हम दोनों एक दूसरे के हिस्से, मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में हो। तो इसमें आपको पढ़ना है, इसमें आप पढ़ेंगे जब एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करूँगा और भी बेहतर तरीके से चीज़ें जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो बेसिकली पोइट्री जो सेक्शन है उसमें दरअसल आपको ये 10 चैप्टर पढ़ना है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बेहतर तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आप ज़रा सोचिए कि अगर किसी चैप्टर से क्वेश्चन यदि आपसे पूछता है और उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको अगर पता हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है वह एकदम पीकअप पर चला जाता है, बहुत हाई हो जाता है। और एक उसमें जो चेहरे पर जो चमक होती है वह चमक दरअसल बिल्कुल अलग होती है, उसकी तुलना इस दुनिया के किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती है। इतनी बेहतर आपके चेहरे पर शाइनिंग होती है। प्योर ओवरऑल अगर कहें तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी हाई हो जाता है। तो हमारे पढ़ने का मेन मोटो भी यही होना चाहिए कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह दरअसल कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी जो है पिकअप पर रहे, हाई रहे। तो अभी आप लोगों ने समझा कि पोइट्री सेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके अगली स्लाइड की अगर हम बात करें जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, दरअसल ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी आपके रेनबो पार्ट 2 का ही हिस्सा है, इसे भी आपको पढ़ना है। बेसिकली इसमें 6 चैप्टर आपके मेंशन है और यहीं से हर साल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई ऐसा साल न है जहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते। इसलिए इस बात को याद रखिए कि दिस सेगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच स्टूडेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 12। ये वे बच्चे जो क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट। और ऐसा ना समझे कि इसमें बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि किसी भी चैप्टर में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। जैसे स्टोरी ऑफ इंग्लिश की आप अगर बात करते हैं
तो फर्स्ट जो चैप्टर है बच्चों, उसमें ओल्ड इंग्लिश के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई, इंग्लिश को कितने सेगमेंट में उन लोगों ने बांटा, कितने पीरियड में बांटा, इन सब के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश जब आप बेहतर तरीके से पढ़ लोगे तो आपको एक एक चीज़ जो है इंग्लिश का जो सेक्रेट है, इंग्लिश की जो मिस्ट्री है, उस मिस्ट्री को भी आप बहुत बेहतर तरीके से समझ जाओगे। तो एक एक चैप्टर को मैं डिस्कस करूंगा। जैसे आप देखिए यहाँ क्या है, ये ओल्ड इंग्लिश है। सेकंड जो चैप्टर है वह दरअसल मिडिल इंग्लिश है। ओल्ड इंग्लिश के बाद जो शुरू है वो मिडिल इंग्लिश है। उसके बाद जो थर्ड जो चैप्टर है वह मॉडर्न इंग्लिश है। मैं डिस्कस करूंगा कि ओल्ड जो इंग्लिश है उस ओल्ड इंग्लिश से किस प्रकार के जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम में बनते हैं, और मैं जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा वो सारे क्वेश्चन आपके पेपर में प्रिंट आउट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो बता दूं और एग्जाम में आपको मिले ही नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, मैं किसी भी चीज़ को यदि मैं पढ़ाता हूं उसका प्रूफ मैं करता हूं और प्रूफ मैं देता भी हूं। तो मैं जो भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के जो पेपर होंगे उन सारे पेपर में आपको प्रिंट आउट मिलेंगे। जैसे ओल्ड इंग्लिश में पढ़ाऊंगा तो इस ओल्ड इंग्लिश से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट रहेंगे, आपके पेपर में रहेंगे। जैसे आप देख लीजिए मिडिल इंग्लिश है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, तो इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। मॉडर्न इंग्लिश में किस किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। ये वाला सेगमेंट जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। हर साल आपके एग्ज़ाम में 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, और मेरा ऐसा अनुभव है, मैंने जो पिछले साल से पेपर में जो देखते आ रहा हूँ, इसके बिना आपका पेपर नहीं बन सकता। इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, इसके बिना पेपर आपका नहीं बन सकता है। इसलिए इसको मैं पढ़ाऊँगा और एक एक चीज़ को मैं लिखवाऊँगा भी, और उम्मीद मैं आप लोगों को करवाता हूँ और आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि जिस हिसाब से मैं मेहनत करूँगा उसी हिसाब से आपको मेहनत करना होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। मैं ऐसा नहीं मानता, ये स्मार्ट वर्क इज़ की टू सक्सेस। जो भी चीज़ें हमें करना है हमें स्मार्ट तरीके से करना है। अगर स्मार्ट तरीके से हम नहीं करेंगे तो फिर उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कठिन परिश्रम जरूरी है, लेकिन कैसा कठिन परिश्रम करना है उसके साथ में स्मार्ट तरीका होना चाहिए। अगर स्मार्ट तरीका नहीं है तो फिर उसके पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आइए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी आपको पढ़ना है, और नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है स्टोरी ऑफ नोवेल इन इंग्लिश। बड़ा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, इसमें आपके नॉवेल्स के बारे में पढ़ना है, खास करके इंग्लिश नॉवेल्स के बारे में आपको पढ़ना है। एक एक चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेगमेंट भी जो है आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इसे भी हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अगले स्लाइड की अगर हम बात करते हैं तो दरअसल ये आपका ग्रामर सेक्शन है, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है एनी 50 क्वेश्चंस टू बी आंसर आउट ऑफ 60। जो ग्रामर सेगमेंट आपके एग्ज़ाम में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें से 50 क्वेश्चंस जो है आपको रिप्लाई करना है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वह दरअसल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन रहेंगे वह दरअसल आपके 60 क्वेश्चंस रहेंगे, और उसमें से आपको रिप्लाई कितना करना है, तो दरअसल उसमें 50 क्वेश्चंस जो है 50 क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब सवाल दरअसल ये है कि ग्रामर सेगमेंट में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जैसे आप देख लीजिए, फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, आर्टिकल है। यहाँ से भी हर साल आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे।
एकदम कंसेप्ट के अनुसार बताऊंगा, और इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि मेरा कंसेप्ट यदि आप अच्छी तरीके से समझ गए, एक क्वेश्चन जो है आपसे छूटने वाला नहीं है। एग्ज़ाम में 100 में 100 करके आ पाओगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। सेकंड जो चैप्टर है उसका नाम मॉडल्स है। ये भी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, क्योंकि यहाँ से हर साल जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 1 से 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वो एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, कभी वो 1 नंबर का क्वेश्चन दे देगा, कभी वह 2 नंबर का क्वेश्चन दे देगा, कभी उसका मूड और भी बेहतर हुआ तो इस सेगमेंट से वह 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। इसका अगला जो चैप्टर है वो दरअसल आपका नरेशन है, और इस नरेशन से भी बड़ा इम्पोर्टेंट हर साल आपके 2-3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसके बिना पेपर आपका नहीं बनेगा। और ख़ास करके ग्रामर सेगमेंट की बात अगर मैं करता हूँ तो ग्रामर सेगमेंट में भी नरेशन से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है इसको करने का। और इसका कंसेप्ट यदि हम लोग समझ जाएंगे तो नरेशन को विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर में इसको कंप्लीट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 से 2 सेकंड के अंदर में आप उसका अटेम्प्ट ले लोगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप बने रहें इस वीडियो को, और जब मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर बहुत ही शांतिपूर्वक आपकी क्लास चलेगी, और उसमें एक एक चीज़ जो है बेहतर तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट जो सेगमेंट है फ्रेज से भी क्वेश्चन आजकल बहुत देखे जा रहे हैं। फ्रेज भी जो है आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ये प्रीपोजिशन तो बस क्या कहना इस प्रीपोजिशन का, ये भी आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रीपोजिशन से फिलर टाइप्स जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो प्रीपोजिशंस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ उसके कंसेप्ट है, जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक उस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्रीपोजिशन हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से भी जो है क्वेश्चंस आपके बनते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है हमारे बन रहे हैं, और उस क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। आई एश्योर टू ऑल, मैं आप सभी को आश्वासन देता हूँ, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ। जब क्लासेस मैं शुरू कर रहा हूँ मेरे वीडियो को आप देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर होगा, किसी भी सेगमेंट में कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो प्रीपोजिशन जो है आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी जो क्वेश्चन से, यहाँ से भी जो प्रश्न है वह प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ये सिंटेक्स जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से इसी को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं। बेसिकली इसको मैं जब पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब है। इस चैप्टर में बेसिकली आपको पढ़ना है कि सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब को अप्लाई किया जाता है। जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम लोग वर्ब को अप्लाई करेंगे। अगर सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का डिस्कस यूज करेंगे, और सब्जेक्ट यदि आपका प्लुरल हो गया तो हम लोग दरअसल प्लुरल वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। तो आगे मैं डिस्कस करूंगा जब इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा कि सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है और प्लुरल वर्ब का मतलब क्या होता है, कैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और कैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। ये जब मैं चैप्टर में डिस्कस करूंगा तो एक एक चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप कहोगे कि नहीं सर क्लास करके मुझे बहुत मज़ा आ गया, मुझे इतना मज़ा आया कि आज तक मैंने क्लास इस तरीके की नहीं देखी। मैं इतनी बेहतर तरीके से आपको ये मैं बताऊंगा। आगे जो चैप्टर है उसका नाम दरअसल सिंथेसिस है, और फाइनली इसको तो आप जानते हैं टेंस। यहाँ से भी जो है क्वेश्चन है, यहाँ से भी जो प्रश्न है वो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
टेंस भी जो है आपके ग्रामर सेगमेंट पे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि हर साल यहाँ से भी कम से कम 3 से 4 नंबर के जो प्रश्न हैं वह 3 से 4 नंबर के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि एग्जाम में 1 मार्क्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 0 पॉइंट समथिंग मार्क्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो खैर, तो यहाँ पर 1 मार्क्स की बातें हो रही है, 3 मार्क्स की बातें हो रही है, इसलिए ये जो सेगमेंट है आप सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा। आगे यदि हम बढ़ें तो आगे देख लीजिए, इसी में वॉइस के बारे में भी पढ़ना है, ये भी जो है आपका इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। एंटोनिमस के बारे में पढ़ना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और सिनोनिमस है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ना है। ये नए सिलेबस के अनुसार ये सारी चीज़ें ऐड की हुई, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत ना है, इसे मैं आपको बेहतर तरीके से मैं कंप्लीट कराऊंगा, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। उसके बाद चूज द सेंटेंस आपको पढ़ना है, ये भी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट रखा। एंड चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड का मतलब कोई वर्ड आपको दे दिया गया रहेगा और उस वर्ड को मिस्टेक करके दे दिया रहेगा, वह गलत वर्ड होगा, रॉन्ग वर्ड होगा, और उसको आपको सही वर्ड बताना है। खास करके ये वाला सेगमेंट जो आप देख पा रहे हैं ना, ये सारा सेगमेंट आपके एसएससी वगैरह की जो एग्ज़ाम है वहाँ से इसने क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस वहाँ से कॉपीराइट किया उसने, कहा कि नहीं भाई, अब क्लास 12th में हम वो सिलेबस लाएंगे और बच्चों को वो सिलेबस उनके हाथों में परोसेंगे जिस सिलेबस को पढ़कर जब बच्चे एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी करें और ख़ास करके उसके इंग्लिश की जो प्रिपरेशन करें, तो वहाँ पर जाने के बाद उन्हें बेस नहीं तलाशना पड़े, उनका पहले से बेस इतना मजबूत हो कि सिर्फ वहाँ जाएंगे तो 2-4-5 महीना इंग्लिश की क्लासेस करेंगे और उनका स्कोर बेहतर होगा। तो वहाँ से इस बीएसईबी बोर्ड ने क्या किया, खास करके आप लोगों के लिए उसने सिलेबस को लाया। ये सारे जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं, ये टोटल टॉपिक जो है आपको सीजीएल वगैरह की जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल, सीजीएल इज अ टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं वहाँ आपको इंग्लिश के पेपर में ये देखने को मिलेंगे। अब देखिए, उसमें एसे राइटिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। लेटर राइटिंग भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। प्रीसीज जो राइटिंग है, ये सारा जो सेगमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा और एक एक चीज़ को हम बेहतर तरीके से सीखेंगे एकदम। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आई एश्योर टू ऑल, मैं आप सभी को एश्योर मैं करता हूं। अगले पॉइंट के तरफ में यदि आप बढ़ें तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ सब्जेक्टिव में जो पूछे जाते हैं, माने सब्जेक्टिव से जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे एग्जाम में, वो क्या क्या रहेंगे आप ज़रा देख लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या पढ़ा कि ऐसे भी आपके सिलेबस में रहेंगे ग्रामर सेगमेंट में, तो क्या क्या है देख लीजिए। अगर आप मान लीजिए ऐसे की अगर आप बात करते हैं तो 8 मार्क्स के ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब ज़रा सोचिए कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। ऐसे लिखना अपने आप में एक कला है, और जिसको कला आती है वह आसानी तरीके से ऐसे को लिख सकता है, और जिसको कला के बारे में पता नहीं है वह ऐसे कभी भी नहीं लिख सकता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू राइट एन एसे, तो उसमें कला आनी चाहिए। आपकी थॉट क्या है, आपकी सोच क्या है इंग्लिश को लेकर, जब आप ऐसे लिख देते हैं उस ऐसे से आपकी थॉट प्रोसेस के बारे में पता चल जाता है कि आप कितने बेहतर तरीके से सोच पा रहे हैं। तो ऐसे जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के जो इंग्लिश का पेपर होगा, उस इंग्लिश के पेपर में 8 मार्क्स के ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अब आ गया आपके साथ। देखिए, सेकंड जो पॉइंट है वो आपका एक्सप्लेनेशन प्रोच, 4 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन प्रोच का मतलब है प्रोच से कोई 2-4 लाइन निकाल कर आपको पेपर में रहेगा और उसे दरअसल कहेगा कि आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आप उसको कब एक्सप्लेन करिएगा, जब उस चैप्टर पर आपका पूरी तरीके से कंसेप्ट होगा, तभी जाकर आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उस चैप्टर पे यदि आपका कंसेप्ट नहीं है तो समझिए कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
तो इसलिए ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। एक्सप्लेनेशन पोइट्री से भी आता है। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पोइट्री से भी आपके 2-4 लाइन आपको क्या करेंगे, उठाकर दे देंगे और वो कहेंगे कि एक काम करिए, इन मैंने आपको 2-4 लाइन दिया हुआ है, उसे दरअसल आप इंग्लिश में आप लिख कर दिखाइए एकदम। तो ये सेगमेंट आपका बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका लेटर और एप्लीकेशन से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसने क्या किया, कभी लेटर आपसे पूछ लेगा या कभी आपसे वो एप्लीकेशन पूछ लेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रहेगा, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। शॉर्ट जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्ज़ाम में, वो दरअसल आपके 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। हर जो क्वेश्चन है आपके 2 मार्क्स के होंगे। 5 क्वेश्चंस आपके उसमें दिए गए रहेंगे और उसको आपको रिप्लाई करना है। उसमें लिखा रहेगा ऊपर कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में उसे रिप्लाई करना है, अपने शब्दों में उसे जवाब देना है। तो ये तो 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेंगे हैं। साथ ही साथ उसी एग्जाम में आपसे वो क्या पूछेंगे, समरी भी पूछ लेंगे, ट्रांसलेशन और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते। और ये दरअसल आपके मैच द फॉलोइंग से भी क्वेश्चन रहेंगे। ये सारा सेगमेंट मिलाकर 15 मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चन रहेगा। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 मार्क्स कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स के बच्चे जो है अपने लाइफ में बैक हो जाते हैं। तो इसने क्या किया कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने रखा। कहा कि नहीं हम पूछेंगे क्वेश्चन, तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे, तो कह रहा है कि मैं 15 मार्क्स का क्वेश्चन मैं पूछूंगा। समरी आपके जो है प्रोज सेक्शन से भी रहेंगे और समरी आपके पोइट्री सेक्शन से भी रहेंगे। यहाँ से समरी आपसे रहेगा। और वो अगला जो सेगमेंट है वो दरअसल ट्रांसलेशन से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। 5 मार्क्स के ट्रांसलेशन रहेंगे और इससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रांसलेशन बिल्कुल आसान आपका रहेगा। मैं उसमें आपको 100 ट्रांसलेशन मैं कराऊंगा, उसमें से 5 आपके ट्रांसलेशन ऑटोमेटिक हूबहू वही ट्रांसलेशन आपके रहेंगे। उसके लिए स्पेशल से कुछ तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। या आई एश्योर टू ऑल, मैं आप सभी को एश्योर करता हूँ। अगला जो सेगमेंट है मैच द फॉलोइंग आपके रहेंगे। बुक से ही आपके क्वेश्चंस रहेंगे, इससे बिल्कुल आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारा सेगमेंट मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको कंप्लीट कराऊंगा, मैं एश्योर करता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, अनसीन पैसेज से भी क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। अनसीन पैसेज, आपका एक पैसेज दिया गया रहेगा और उसी पैसेज पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी दिए रहेंगे। उस सारे क्वेश्चंस को आपको रिप्लाई करना है, उसका आंसर देना है। बड़ा आसान सेगमेंट है, इससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आसान सेगमेंट है आपका एकदम। यहाँ से एक भी क्वेश्चंस आपका छूटने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इस बात को याद रखिएगा। सिर्फ मैं जो कराऊंगा उसको करके एग्जाम में चले जाना है और एक एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आप एग्जाम में कहोगे कि नहीं सर पढ़ के तो मुझे बहुत मज़ा आ गया, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया बनाने में। और वाकई में बता दूं, जब सवाल को आप रिप्लाई करते हैं, जब जवाब देते हैं और विदिन 2 सेकेंड 3 सेकेंड के अंदर में यदि वो सवाल आपके बन जाते हैं तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होती और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वह कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। तो इस अनसीन पैसेज को देखकर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बड़े आराम से इस क्वेश्चंस को कर लोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सिलेबस आपको समझ में आ गया हो। और पेन और कॉपी लेकर मेरे वीडियो को देखना और उसमें आप पूरे सिलेबस को नोट भी कर लेना या स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लेना। मैं आपको जितना भी सिलेबस मैंने बताया है, एक भी आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। सिलेबस जितना मैंने बताया है सारे सिलेबस के अंतर्गत ही मैं पढ़ाऊँगा और आपके कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगी। कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा जिसमें आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। नहीं, यही नहीं कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कुछ और कर रहा हूँ मैं कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो आई एश्योर टू ऑल, मैं आप सभी को एश्योर कर देता हूँ कि इतना याद रखिए कि इस चैनल से आपकी इंग्लिश की जो तैयारी होगी वह दावा है मेरा 100 अप टू 100 आपको आना ही आना है। सिर्फ मैं जो आपको गाइड करूंगा, जिस हिसाब से गाइड करूंगा
बस उसके अनुसार आपको सिर्फ चलना है, आपको उन सारे प्रिंसिपल को फॉलो करना है, बस इतना ही करना है और कुछ करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, और ख़ास करके वीडियो बहुत लेंदी हो गया, थोड़े गले में प्रॉब्लम आ गई है, इसके लिए सॉरी। तो ये वीडियो लंबा हो गया, इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आप सभी से कहता हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, एक एक चीज़ को बेहतर तरीके से जो है आप उसमें एक्सप्लेन किया गया है, उन सारी चीज़ों को आप देखें, और तभी जाकर आपके सिलेबस पर पूरी तरीके से कंसेप्ट आपकी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तब तक के लिए अलविदा मैं लेता हूँ। थैंक यू फॉर ऑल, हैव अ नाइस डे।